नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। सुबह के 6 बज चुके हैं और वक्त हो गया है तेजस 24 का, जिसमें आपको लगातार बड़ी खबरें दिखाएंगे। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे गोटबाया राजपक्षे, श्रीलंकाई संसद के स्पीकर ने जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीलंका में आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के खिलाफ वहां भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शनिवार को प्रदर्शनकारियों का एक समूह प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में दाखिल हो गया। रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे का ऐलान करने के बाद भी प्रदर्शनकारियों का रोष शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के निजी आवास को निशाना बनाया और उसे आग के हवाले कर दिया। इस घटनाक्रम के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने भी कहा है कि वो 13 तारीख को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है। रानिल विक्रमसिंघे ने पीएम पद से इस्तीफा दिया। विक्रमसिंघे की सर्वदलीय सरकार बनाने की पेशकश श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार के लिए तैयार है। विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीलंका में आर्थिक हालात से त्रस्त जनता ने शनिवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया। वहीं राष्ट्रपति अपना आवास छोड़कर सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गए। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई गई है, जिससे कि तेजी से बिगड़ते हालात काबू में किए जा सके। पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। श्रीलंका में आर्थिक हालात बिगड़े हुए हैं और वहां की जनता सड़कों पर है। हिंसक प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करा रही है। वहीं प्रधानमंत्री चल रहे विरोध प्रदर्शनों को कवर कर रहे हैं। पत्रकारों पर हो रहे हमले पर गहरा खेद व्यक्त किया। दरअसल पत्रकारों पर सुरक्षा कर्मियों ने हमला किया था, जिस पर पत्रकार संघ ने मार्च निकाल दिया। श्रीलंकाई पीएमओ की ओर से कहा गया है कि श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए मीडिया की आजादी सर्वोपरि है। और देखिए, इसी खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निजी आवास में आगजनी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने विक्रमसिंघे के निजी घर में आग लगाई। कोलंबो में पीएम विक्रमसिंघे के निजी घर में आग लगाई गई है। लोग घरों के अंदर घुस गए और आगजनी की गई है। श्रीलंका में राष्ट्रपति के बेडरूम से एक शख्स ने वीडियो वायरल किया है, जिसमें वो कह रहा है कि राष्ट्रपति महोदय शुक्रिया, मैं आपके बेड पे सो रहा हूँ, ये बहुत आरामदायक है। दरअसल श्रीलंका इन दिनों भयंकर आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। 2 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश बीते कई दशकों में सबसे खराब दौर का सामना कर रहा है। वहाँ हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन का घेराव किया और अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद ये वीडियो सामने आया। श्रीलंका में चल रहे भारी विरोध प्रदर्शन के बीच शनिवार को प्रदर्शनकारियों का एक समूह प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में दाखिल हो गया और उसमें आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के निवास को भी घेर लिया और घर में दाखिल हो गए, जिस पर राजपक्षे को भागना पड़ा। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें 40 लोग घायल हुए हैं। घायलों को कोलंबो में नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। श्रीलंका में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पार्टी के नेताओं ने राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से तत्काल इस्तीफे की मांग की थी। उनका कहना था कि संसद का उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने तक अभयवर्धन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाए। विक्रमसिंघे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच विक्रमसिंघे के कैबिनेट के 2 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। हरीन फर्नांडो और मानुष नानायक्कारा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने ने बताया कि शनिवार शाम को हुई सर्वदलीय नेताओं की बैठक के बाद उनके इस्तीफे के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने इस फैसले के बारे में संसद अध्यक्ष को सूचित किया। अभयवर्धने ने बैठक में लिए गए निर्णयों पर राजपक्षे को पत्र लिखा था। राजपक्षे ने अभयवर्धने के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि वह 13 जुलाई को पद छोड़ देंगे।
श्रीलंका में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन का घेराव किया। इसमें पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या भी शामिल थे। जयसूर्या ने खुद ट्विटर पर प्रदर्शनकारियों के साथ फोटो पोस्ट की है। उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा, मैं हमेशा श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा हूं और जल्द ही जीत का जश्न मनाऊंगा। जयसूर्या के अलावा कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने ने भी प्रदर्शनकारियों को अपना सपोर्ट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन गुजरात के सूरत में आयोजित किया जा रहा है। इसमें हजारों की संख्या में किसानों और हितधारक हिस्सा लेंगे। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। पीएम मोदी ने गुजरात में एक पंचायत सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रत्येक गाँव में कम से कम 75 किसानों से प्राकृतिक खेती करने की अपील की थी। राजस्थान के माउंट आबू में बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज से 12 जुलाई तक ट्रेनिंग कैंप चलाएगी। इस कैंप में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और नेता चुनावी जीत की स्ट्रेटेजी पर ट्रेनिंग देंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान में जल्द ही बड़े आंदोलन और अभियान भी चलाने की योजना बना रही है। इस ट्रेनिंग कैंप में अगले विधानसभा चुनाव का चेहरा कौन होगा, इस पर भी महामंथन होगा। साथ ही बूथ लेवल के माइक्रो मैनेजमेंट के साथ मोदी सरकार की स्कीम और उपलब्धियां जनता को बताने और लाभार्थियों तक पहुंच बनाने पर फोकस रखकर प्रोग्राम डिजाइन होंगे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पंढरपुर के विठ्ठल रुक्मणी मंदिर में पारंपरिक पूजा करेंगे। ये पूजा परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री आषाढ़ी एकादशी पर सोलापुर जिले के इस मंदिर में पूजा करते हैं। हालांकि इस बात को लेकर अनिश्चितता थी। पूजा के बाद सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके संकेत सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अमरावती जिले के पंचडोंगरी और कोयलेरी गांव में कुएं का जहरीला पानी पीने से मारे गए लोगों के परिवारों को सीएम सहायता कोष से 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सीएमओ ने अमरावती जिले में दूषित पानी पीने के बाद बीमार होने वालों को सरकारी खर्च पर इलाज देने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि कुएं का जहरीला पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 50 लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। बताया जा रहा है कि पानी पीने से लोगों में डायरिया हो गया था। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिए बयान पर कड़ा विरोध जताया है। दीपक केसरकर ने कहा, प्रतिक्रिया देते हुए ये दावा किया है कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बीच बीजेपी ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को निशाना नहीं बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि जब हम गुवाहाटी से लौटे और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की तो हमने स्पष्ट कर दिया कि हमने अपने परिवार के मुखिया को ठेस पहुँचाई है, लेकिन हम उनकी आलोचना की अनुमति नहीं देंगे। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस से सहमत थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार देर रात गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार को लेकर ये बैठक हुई थी। ये मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली है। माना जा रहा है कि बैठक में महाराष्ट्र कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस से पूरी जानकारी मांगी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के दोनों गुटों की याचिकाओं को लेकर भी चर्चा हुई है। वहीं इस बैठक में महाराष्ट्र में सत्ता बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे ग्रुप को मुख्यमंत्री के साथ 30% मंत्री पद मिलेंगे और 70% मंत्री पद बीजेपी के पास रहेंगे। माना यह भी जा रहा है कि रविवार यानी आज या फिर कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। बता दें कि दिल्ली में अमित शाह के आवास पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले एनडीए सांसदों को दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया गया है। 17 जुलाई को शाम को सांसदों के लिए खास प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की प्रक्रिया से जुड़ी बारीकियों के बारे में बताया जाएगा। इसी दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इसी बैठक में सत्र को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। कांग्रेस की ओर से आतंकवाद के विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण के कारण से ही जिस प्रकार से कांग्रेस ने आतंकवाद का साथ दिया है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद का साथ दिया है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जो हमने पुराने समय में भी कहा था
कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। आज दोपहर 12:45 पर राजस्थान के झुंझुनू आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसे अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक प्रमुख सुनील आम्बेकर संबोधित करेंगे। दरअसल आरएसएस की झुंझुनू में 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख की बैठक चल रही है और आज उसका अंतिम दिन है, जिसमें आज शताब्दी वर्ष को लेकर आरएसएस की कार्य योजना सामने आएगी। साथ ही उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद उपजे हालातों पर भी आरएसएस का रुख सामने आएगा। आरएसएस सभी शाखाओं की संख्या बढ़ाने पर फोकस कर रही है। गुजरात बीजेपी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ है। ये चिंतन शिविर गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में आयोजित किया गया है। शिविर में इस साल के आखिर में होने वाले चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश के प्रमुख समेत 700 पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रभारी भूपेंद्र यादव भी चिंतन शिविर में शिरकत कर रहे हैं। पार्टी यहाँ संगठन को फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत महसूस कर रही है। दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए आयोग का गठन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक परिसीमन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी 4 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। इसको लेकर जहां अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं, वहीं दिल्ली बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए गठित आयोग में 3 सदस्य होंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अमरनाथ हादसे की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ में जो कुछ भी हुआ उस पर सरकार स्थिति स्पष्ट करे। वो बताए कि वहां कैसे, क्या और क्यों हुआ। सरकार इसके ऊपर कमीशन बिठाएगी, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे वहाँ टेंट लगाए गए थे, खतरनाक इलाका है, और साफ चीजें लोगों के सामने ला दें। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और कहा है कि खतरे में या जिहादी ताकतों से पीड़ित हिंदू हमारे बजरंग दल हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दरअसल विहिप का मानना है कि पुलिस कन्हैया को या उमेश कोल्हे को संरक्षण देती तो उनकी हत्या नहीं होती। ऐसे में हिंदू समाज को निर्भय करने के उद्देश्य से विहिप ने पूरे देश में दूसरे राज्यों के साथ राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ संभाग के लिए बजरंग दल हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आज शाम 7 बजे सीएम योगी लखनऊ में लुल्लू मॉल का उद्घाटन करेंगे। 2000 करोड़ की लागत से बना उत्तर भारत का सबसे बड़ा लुल्लू मॉल आम लोगों की खरीदारी के लिए खुल जाएगा। मॉल का निर्माण सुशांत गोल्ड सिटी में शहीद पथ पर करीब 22 लाख वर्ग फीट में तैयार किया गया है। यहाँ बड़ा हाइपर मार्केट और गेमिंग जोन भी बनाया गया है। इसके अलावा शादियों की खरीदारी के लिए वेडिंग एरिना और मनोरंजन के लिए 11 स्क्रीन का सुपरप्लेक्स भी तैयार किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर जेडीयू नेताओं की बयानबाजी पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरसीपी सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जेडीयू के अंदर की बात है। जेडीयू में आरसीपी सिंह को लेकर क्या चल रहा है, ये उनका अंदरूनी मामला है। जिस तरीके से संगठन पर उन्होंने काम किया, उन्होंने मेहनत की, यकीनन उस श्रेय के वो जरूर हकदार हैं। कश्मीरी पंडितों और भारतीय सेना के समर्थन में जंतर मंतर पर आज आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जय हिंद प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शन में शामिल हों। आपको बता दें कि पहले कश्मीरी पंडितों के लिए जंतर मंतर पर 26 जून को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था, लेकिन अग्निपथ के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लगाई गई थी, जिसके कारण 26 जून की जगह 10 जुलाई को कर दी गई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में माई होम इंडिया की ओर से आयोजित किए गए युवा सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। सम्मेलन में बोलते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि किसी भी देश का भविष्य युवाओं पर टिका होता है। उनकी क्षमता और प्रतिभा ही देश को गौरवान्वित करने में अहम भूमिका निभाती है। दुनिया में भारत ही सबसे ज्यादा युवा वाला देश है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आज का युवा नौकरी तलाशने की जगह नौकरी देने वाला बन रहा है। लिहाजा ये कहना उचित होगा कि आज का युवा कल का इतिहास निर्माता है। अमरनाथ यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। खराब मौसम के कारण आज जम्मू से अमरनाथ यात्रियों को आगे के लिए रवाना नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि अमरनाथ पवित्र गुफा के पास बादल फटने से 16 लोगों की मौत हो गई है। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। घायलों को उपचार के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। 3 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी लापता है, जिनको ढूंढने के लिए तलाश अभियान तेजी से